प्रदेश की राजनीति में करण सिंह दलाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है और 2 दशक से भी ज्यादा का तजुर्बा उनके साथ है। और आज 14 के चक्रव्यूह में तीखे सवालों को भेदने के लिए खुद करण सिंह दलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत करण सिंह दलाल साहब 14 का चक्रव्यूह में। हमने रिपोर्ट में दिखाया दर्शकों को कि कितने गंभीर आरोप आप पर लगे हैं। अक्सर हम फोन के माध्यम से आपसे बातचीत भी करते रहे हैं। इससे पहले कि हम आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले पर जाएं, कुछ तीखे सवाल करें, चुनावी रणनीतियां जानने की कोशिश करें, ये बताएं सर कि तैयारी कैसी चल रही है। चुनाव बिल्कुल सर पर है। लोग ये कह रहे हैं, विश्लेषक ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक मुश्किल चुनाव लड़ने जा रही है। कैसी तैयारी चल रही है? जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव भी होने जा रहा है, उसमें कांग्रेस की जो स्थिति है वो हर रोज़ बहुत बेहतर हालात की तरफ बढ़ रही है। और मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जो विकास कार्य उन्होंने किए हैं, जो उन्होंने एक बलवंत साहत और एक बहुत ही अच्छे इंसान होने का लोगों के सामने जो अपना चेहरा साबित किया है, उसका भरपूर समर्थन लोगों से कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। आपकी पार्टी का टैगलाइन भी यही है इस बारी, शराफत और विकास। जी, यही आप। लेकिन दलाल साहब, ये दावा आप कर रहे हैं, ये आपका दावा है कांग्रेस पार्टी के नेता होने के नाते। विपक्ष चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, इनेलो हो, हज का हो, वो एक सुर में बोल रही है। वो ये कह रही है कि भेदभाव हुआ है, चाहे नौकरियों में हो, विकास में हो, हर बात पर रोहतक का उदाहरण सामने रख दिया जाता है। आप जिसे बड़ा व्यक्तित्व कह रहे हैं, आप जिसे सरल हृदय कह रहे हैं, वो सारी चीजें, वो पूरा नेतृत्व इन आरोपों में घिरा हुआ है। और कितने बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, ये भी आपके सामने है। देखिए, आरोप लगाना प्रजातंत्र में किसी का भी एक अधिकार हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई ये बात नहीं है। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, हमने भी हरियाणा की राजनीति को पिछले 25 सालों से बहुत नज़दीक से देखा है। और जो प्लान बजट है और नॉन प्लान बजट, जो हुड्डा जी के समय में हरियाणा के अंदर जो उन्होंने अपनी काबिलियत से, ईमानदारी से हरियाणा का उन्होंने तय किया, वो पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत ज़्यादा था। तो विपक्ष के लोगों से या जो आरोप लगाते हैं, उल्टा हमारा उनसे ये सवाल है कि वही हरियाणा है, वही रिसोर्सेज हैं, वही सिस्टम है। ये जो प्लान नॉन प्लान बजट इतना गुना हरियाणा का बढ़ा, ये और शासन में क्यों नहीं बढ़ा? मैं मानता हूँ बजट बढ़ा। मैं दलाल साहब ये जानना चाहता हूँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि खूब घोषणाएं हुई हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि खूब पैसा आया है, वो जमीन पे नजर नहीं आता है। नहीं, जहाँ भी आप जाएंगे हरियाणा के अंदर, अगर आप आम आदमी से बात करेंगे तो वो आपको इस बात के लिए हाँ करेगा कि डेवलपमेंट हुआ है। मिसाल के तौर पर हरियाणा के तकरीबन गांवों में जितना विकास का पैसा हुड्डा जी के समय में गया है, उतना गांवों के अंदर विकास का पैसा आज तक कहीं नहीं गया। आप किसी भी गांव में जाकर के बात कीजिए। आरोप लगता है सर, पैसा गया है लेकिन क्षेत्र विशेष में गया है। ज्यादातर अंचलों में जाते हैं तो भेदभाव का मुद्दा एक उठाया जा रहा है। तमाम विरोधी दल जो कांग्रेस के हैं वो कहते हैं भेदभाव हुआ है, विकास तो खूब हुआ है लेकिन रोहतक और उसके आसपास लिमिटेड इलाके, लिमिटेड उसमें। चलिए, आप जिस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें ही आप बता दीजिए कि आप जिसको कहते हैं कि कोई मंत्री नहीं रहे, उसके बावजूद भी इस सरकार में बहुत प्रभावशाली रहे हैं आप, और इस प्रदेश के इतने सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस के भी सीनियर लीडर हैं। तो बीइंग हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि आप अपने क्षेत्र के बारे में बताएं, प्रदेश के बारे में भी बताएं, क्योंकि बिकॉज यू आर ए स्टेट लीडर, यू आर नॉट कन्फाइंड टू ओनली पलवल एंड सराउंडिंग्स। तो हम ये चाहते हैं कि आप खुद ही बताइए कि आपके इलाके में जितना रोहतक में विकास हुआ है उतना पलवल में हुआ है क्या जी? देखिए, जहाँ तक रोहतक, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव का सवाल है, मिसाल के तौर पर गुड़गांव है, जो गुड़गांव का डेवलपमेंट हुआ है वहाँ रोहतक तो मुकाबले पर भी नहीं होता है। तो गुड़गांव हरियाणा का हिस्सा है। ये कहने वालों के लिए सबसे बड़ा जवाब तो यही है, अगर तरक्की देखनी है तो आप गुड़गांव में जाइए। जो मिलेनियम सिटी बना वो हुड्डा जी के समय में ये मिलेनियम सिटी बना। लेकिन वो तो इनेलो ये दावा करती है कि गुड़गांव को डेवलप करने में तो हमारा हाथ है, इसमें तो हुड्डा साहब का कुछ नहीं है। नहीं, इनेलो का हाथ गुड़गांव को लूटने में था, डेवलप करने में नहीं था। उन्होंने जिस तरीके से गुड़गांव के अंदर जो जबरन वहाँ ऑक्शंस को वो लोग कैप्चर किया करते थे, लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्जे किया करते थे, फिरौती मांगा करते थे, और जो गुंडा राज उन्होंने जो कायम किया था, उसमें उनका सबसे ज़्यादा दबदबा, भय का शासन उनका गुड़गांव के अंदर कायम था।
बिल्डर्स या जितने भी वहाँ दूसरे लोग थे उनका जीना हराम था, जो चौटाला जी के डर के साए में उनको फिरौती और गलत तरीकों से पैसे मजबूर होकर के दिए जाया करते थे। आज ऐसी कोई बात नहीं। एक बात और सर इतिहास में याद आती है, आप हमेशा कहते थे कि मैं पलवल की, फरीदाबाद की और इस इलाके की चौधर लेकर आऊंगा। मुझे याद है कि ओम प्रकाश चौटाला ने एक बार कहा था पलवल की रैली में, पूरा चुनाव बदल गया था, कि ऐसा तो कोई यहाँ पर ऐसा कोई करैक्टर ही पैदा नहीं हुआ, वो तो सिर्फ भिवानी, हिसार और सिरसा की तरफ होते हैं, सीएम का जो करैक्टर होता है। और अभी अभय सिंह चौटाला भी पलवल आए तो उन्होंने भी बड़े आप पर अटैक किए। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला को जेल भिजवाने में सबसे बड़ा जो है आप मास्टरमाइंड है, साजिश का सूत्रधार बताया। साजिश के सूत्रधार आप। ये कहा कि अगर किसी को पलवल में सबक सिखाना है तो करण सिंह दलाल को सिखाओ। ये सार्वजनिक मंच पर उनकी भाषा जिसे मैं कोट कर रहा हूं। देखिए, ऐसा क्या आपने कर दिया पलवल के इलाके में जो सबक सीखने सिखाने की बात राजनीति में अब होने लगी? या आप थ्रेट हो गए हैं? देखिए, मैं तो कुछ भी अपने बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा है, विधानसभा के अंदर भी कई दफ़ा ये बातें आई हैं और हमने वहाँ एक मर्यादा का पालन करने की कोशिश की कि जब हम लोगों के द्वारा विधायक चुन करके जाते हैं तो हम भगवान के नाम पर शपथ लेते हैं, हलफ लेते हैं विधानसभा में जाते ही कि हम कोई भी पक्षपात, भेदभाव या नहीं करेंगे और जो भी बातें आएंगी उन बातों पर बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर के अपनी राय विधानसभा के अंदर व्यक्त करेंगे। क्यों है सर? मुझे याद है कि जब हरियाणा विकास पार्टी में टूट हुई थी तो तमाम विधायक इंडियन नेशनल लोकदल को उन्होंने समर्थन किया था और ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम बने थे। उस वक्त मुझे याद है कि आपने सिर्फ बीजेपी का दामन थामा था, बाद में इनेलो और बीजेपी का गठबंधन हुआ तो वहां से भी आपका पत्ता कटवा दिया। जी, तो आपके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मेरा एक स्वभाव रहा है कि हरियाणा की विधानसभा में मैंने हमेशा अपने धर्म का पालन किया और जो भी गलत बातें सामने आती थी, चाहे वो किसी भी राज्य में आती थी, तो मैं बेबाक तरीके से उन मुद्दों को उठाया करता था। जहाँ तक चौटाला जी का जेल जाने का सवाल है, जेल उनको भेजा है अदालत ने। जो उनके गलत कार्य थे, हमने वो मुद्दे विधानसभा से बाहर हमेशा उठाए और उनको हमेशा समझाने की भी कोशिश की कि अगर आपके पास लोगों की दी हुई सत्ता है तो आपको इस तरह से सत्ता का आपको पक्षपात नहीं करना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि जो लड़ाई हमने चौटाला जी के खिलाफ लड़ी, हमारे आरोपों को अदालत ने भी सही माना। देश के सर्वोच्च न्यायालय से ये सीबीआई प्रोब चौटाला जी और उनके बेटों के खिलाफ उसका हुक्म जारी हुआ था, जिसको सीबीआई ने प्रोब किया। सीबीआई की कही हुई बात को फिर अदालत ने सही माना और अदालत ने सही मानते हुए उनको ये जो सजा सुनाई गई। आपका कोई हाथ नहीं है इसमें? नहीं, हमारा उसमें अगर हाथ है तो इतना है। आपने कोई साजिश की थी, वो ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि साजिश की वजह से चौटाला साहब जेल में हैं, ये शब्द थे पलवल में। देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये चौटाला जी के खिलाफ आवाज जो हमने उठाई थी, अदालत ने हमारे उठाए हुए मुद्दों को सही माना। हमें इस बात का फख्र है और मैं तो ये अपील करता हूं कि कोई भी जो विधायक बन करके जाते हैं उनको इतना ही निर्भीक होकर के। आरोप आपकी तरफ से लगाए गए थे, मोहर नहीं, दलाल जो साहब, फैसला है वो अदालत का फैसला जो है। बात आपने उठाई उसको वो साजिश कहते हैं। सीबीआई का आप जिक्र कर रहे हैं, सीबीआई ने जांच की, जांच एजेंसी थी, वो ये कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का एक तोता थी, इसका गलत इस्तेमाल किया गया। यानी आपकी साजिश और सीबीआई का गलत इस्तेमाल, इसकी वजह से चौटाला साहब जेल गए, ये कहा जा रहा है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई प्रोब का ऑर्डर हुआ था। और जब सीबीआई प्रोब का ऑर्डर हुआ था, जब केंद्र में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, चौटाला जी खुद मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एनडीए के पार्टनर थे, तो इसमें कांग्रेस कहां से बीच में आती है? इन्हीं की अपनी हुकूमत थी, सुप्रीम कोर्ट का जांच का आदेश हुआ था और उसमें ही ये सारा मामला जो बना है, इनको जो जेल जाना पड़ा। फिर ये लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी प्रक्रिया इन लोगों की भी समझ में आ रही होगी। फिर ये आपका नाम लेकर या सीबीआई के बारे में ऐसी बात कह के क्या मैसेज देना चाहते हैं? दूसरा, प्रदेश में और भी इतने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, उनका कोई जिक्र नहीं, तो किसी का नाम नहीं आता, आप ही का नाम क्यों आता? नहीं, उनको दर्द इस बात का है कि जितने भी वो इनके कारनामे थे, उनके दस्तावेज और उनकी सच्चाई से जुड़ी हुई सारी बातों को मैं इकट्ठा किया करता था और इनको ये तकलीफ रहती थी क्योंकि और इनके सामने हिम्मत नहीं करते थे। मैं बेबाक तरीके से अपने लोगों के चुने हुए वादे पर और अपने धर्म पर खड़ा रहा और मैंने बिना ये सोचे समझे कि इसका क्या असर होगा। उल्टा मैं तो ये कहता हूँ कि
मैंने जब ये सच्चाई पर लड़ाई लड़नी शुरू की तो उल्टा चौटाला जी ने मेरी बहू को, मेरे भाई को, हमारे एक 6 महीने के बच्चे को, जो कि जेल के अंदर दूध पीने जाया करता था अपनी माँ का, उनको बेकसूर 302 हत्या जैसे मुकदमों में, झूठे मुकदमों में इन्होंने अंदर किया, केवल मुझे डराने के लिए कि मैं इनके खिलाफ इन मुद्दों को ना उठाऊं। लेकिन हमने उसकी भी परवाह नहीं की और हमने अपनी लड़ाई जारी रखी। और आज मुझे इस बात का फख्र है कि उस लड़ाई का नतीजा आज हरियाणा ही नहीं, देश के सामने है कि कोई भी बड़े से बड़ा नेता या अधिकारी अगर कोई गलत कार्य करेगा तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। नहीं, आपने ये संघर्ष किया और ये जनता ने देखा तमाम सारी, उसके बावजूद आप लगातार 4 बार विधायक रहे, आपको जनता ने हराया क्यों? फिर इतना संघर्षशील आदमी, जनता के लिए लड़ने वाला आदमी, अन्याय के लिए लड़ने वाला आदमी, आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता हूँ, वो कोई भी हो, फिर आपको पिछले चुनाव में जनता ने, और वो भी इनेलो के ही उसने उम्मीदवार ने आपको हराया, क्या कारण? कांग्रेस का अच्छा माहौल भी था पिछले। जी बिल्कुल, ये बात मैंने जनसभाओं में कई दफ़ा इस बात को मैंने कबूल किया है कि जिस जनता ने 4 दफ़ा बिना किसी पार्टी की वेव के, एक तरह से इंडिपेंडेंट सा मेरा इलेक्शन हुआ करता था। हाँ, आप कभी भी किसी राष्ट्रीय पार्टी के वो नहीं रहे, तो वो कहीं ना कहीं मेरी ही भूल थी कि मैंने जो लोगों को मैं अपनी बात पूरी तरह से नहीं पहुंचा सका। दूसरा, जो परिसीमन जो हुआ उसकी वजह से बहुत सारा नया इलाका पलवल विधानसभा में जुड़ा, जो ना मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते थे, ना मैं उन्हें इतने अच्छी तरह से जानता था, और हमारे विरोधियों ने उनको गुमराह करने में कामयाबी उनको मिली और उसकी वजह से मैं चुनाव हारा। उनका ये जो कैंपेन, आप उसको काउंटर नहीं कर पाए। उनका ये कैंपेन कि करण सिंह दलाल, जो कि कहीं ना कहीं सत्ता का उन्हें अब एक तरीके का मद हो गया है, या वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, या वो पब्लिक से कट गए हैं एक तरीके से, या वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अहम भाव आ गया है उनके अंदर, और उस अहम भाव को ठीक करना है, ये कहीं ना कहीं मैसेज दिया गया और जनता को एक तरीके से उन्होंने कन्विंस किया। क्या ये सच है? ये आरोप सच है? आपका जो सवाल है और जो आप इन्हें जवाब दिया, बिल्कुल सही बात है। मुझे थोड़ा गुमान सा भी हो गया था कि मैं तो आम आदमी की लड़ाई लड़ता हूं, मैं भले लोगों और गरीब लोगों की लड़ाई लड़ता हूं। ये सच है कि करण दलाल को गुमान हो गया था एक वक्त में? नहीं, भले और गरीब आदमी की लड़ाई लड़ने का, वो तो मुझे आज भी सिर्फ मैं ही लड़ सकता हूँ और कोई नहीं लड़ सकता। हाँ, इस पलवल के मैदान में और कोई नहीं आ सकता। हाँ, गरीब और शरीफ करण दलाल को कोई नहीं हरा सकता, कुछ ऐसा मन में आ गया था? नहीं, हराना तो ये तो ऊपर वाला और पब्लिक कभी भी हरा सकती है, लेकिन मुझे अपने आप पर ये था कि जितना भी मौजूदा जो हमारे उम्मीदवार हैं उनसे सबसे बेहतर मैंने अपने इलाके को, चाहे मेरे विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन हमने पलवल को जिला बनवाया है। पलवल को जो विधानसभा जो चुनाव क्षेत्र है वो मैंने बनवाया, मैं परिसीमन का सदस्य था। इसके अलावा पलवल के अंदर हमने एक एजुकेशनल हब बनाया, कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस वहाँ खुलवाए, और पलवल शहर को जो पहले गांव जैसा हुआ करता था, हमने उसे एक सही मायनों में शहर का दर्जा देने की कोशिश की, पेड़ पौधों से, पीने का पानी, दलाल साहब आप तो हारे ही सर, आप तो हारे ही। जी, मैं हारा। अवतार सिंह भड़ाना कह रहे हैं कि उनको भी आपने हरवा दिया। जी, उनको हमने हरवाया। ये पार्टी को, कांग्रेस पार्टी की टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे थे। आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अमित जी ने अभी जिक्र किया कि आप बड़े नेताओं में शुमार हैं, इसके बावजूद आपने हरवा दिया। देखिए, हमने कांग्रेस को नहीं हरवाया था, हमने अवतार सिंह भड़ाना जी के खिलाफ हमने चुनाव अभियान में, जिस तरीके से भड़ाना साहब 20 साल से हमारे सांसद होते हुए, और उन्होंने हमारे फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोगों को लज्जित किया कि कभी भी लोकसभा में उन्होंने कोई जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं उठाया, कभी भी उन्होंने लोगों की दुख तकलीफ की चिंता नहीं की, और हमेशा बहुत ही ओछे जो शब्दों का उपयोग करते हुए ज़्यादातर ओछी बातों में ही अपने आप को उलझाए रखा। तो सांसद का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, और फरीदाबाद जैसा औद्योगिक नगर जिसमें किसान और 2 जिले आपस में जुड़े हुए हैं और इतनी भारी समस्याएं हैं, आज तक सत्ता में होते हुए लगातार जितने केंद्र सरकार से जितने भी परियोजनाएं आती थी, इनके ना बोलने की वजह से हमारे फरीदाबाद लोकसभा में कोई केंद्र सरकार की, हमारी सरकार होते हुए भी कोई परियोजना ही नहीं ला सके, कभी उसका मुद्दा नहीं बना सके। दलाल साहब, ये सारी बातें तो आप चुनाव में जब जाने से पहले, लोकसभा चुनाव में जाने से पहले जो प्रक्रिया होती है आपकी उम्मीदवार चयन की, जिसमें आप हाईकमान को भी कन्वे करते हैं,
और जब वो फाइनल डिसीजन होना होता है तो उससे पहले भी ये सारी जिसको फीडबैक ली जाती है, कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है, नेताओं से पूछा जाता है वहाँ के, और जब एक बारी तय हो जाता है तो पूरी की पूरी पार्टी उसको एक तरीके से उस सारे निर्णय को या डिसीजन को ऑन करती है और काम करती है। जब ये सारी प्रक्रिया चल रही थी तब आपने ये तमाम सारी चीजें हाईकमांड को कही कि इस शख्स का ये इमेज है, ये शख्स का इस तरीके से, और अगर ये इनको टिकट दोगे तो ये स्थिति बनेगी या हम लोग काम नहीं करेंगे, ये आपने स्पष्ट किया? जी, ये मैंने भी और हमारे इलाके दोनों जिलों के तकरीबन विधायकों ने और जो भी सीनियर लीडर्स हैं सबने पार्टी हाईकमांड को बार बार अवगत कराया था कि भड़ाना जी की लोकप्रियता इस वक्त बहुत खराब है और इनका टिकट देना हमारे इलाका और पार्टी के हित में नहीं होगा। लेकिन पार्टी ने हमारी बात नहीं सुनी और उन्होंने कैंडिडेट उम्मीदवार बनाया, और उनके उम्मीदवार डिक्लेरेशन के बाद ये तो पार्टी विरोधी कैंडिडेट को हरवाना है। हाँ, पार्टी ने आपकी बात नहीं हमने सुनी। तकरीबन अब तक अपनी जिंदगी में जो किया है वो खुलेआम किया है, सरेआम किया है, छुप के नहीं। तो फिर तो ये अनुशासनहीनता हो गई पार्टी के साथ एक तरह से। हाँ, अगर है तो क्या तो आप की ये है। मानते हैं सर, कि एक कांग्रेस चीज और पार्टी मुझे में इतिहास रहते में हुए याद आपने एक आती है, हम दिखा भी अनुशासनहीनता रहे थे की? एक रिपोर्ट 1991 में पहली बार आप चुनकर आए, हरियाणा विकास पार्टी बनी थी, उस वक्त आप थिंक टैंक में भी थे जी। कहते थे बंसीलाल के तीसरे बेटे हैं आप, और बहुत नजदीकी थे उस परिवार के। 96 में सरकार बनी, जीत कर आए आप, मंत्री भी बने। ऐसा क्या हो गया था कि आपको बंसीलाल से आपको अलग होना पड़ा? क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे या कोई बंसीलाल जी की पॉलिसीज में कुछ ऐसी कमी थी कि आपको उनसे अलग होना पड़ा? ये देखो, चौधरी बंसीलाल जी अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत बड़े इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने हरियाणा की विधानसभा में सरेआम खड़े होकर के इस बात की गलती महसूस की कि भाई हमने बंसीलाल जी की सरकार गिराई, हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी जी। और अब जहाँ कहीं भी इस तरह की बातें होती हैं हम उन सबको सलाह भी देते हैं, भाई ये काम ना करना, आप जहाँ हैं वहाँ खड़े रहिए, लड़ना है वहीं लड़िए। इस तरह से पार्टियां छोड़ना और नेताओं के खिलाफ। ऐसा क्यों लगा आपको कि वो भूल थी? ये भूल रियलाइजेशन इसलिए क्यों थी हुआ? कि चौटाला जी CM और ये बने। कब हुई आपको ये रियलाइज? चौटाला जी CM बनने ही नहीं थे। अगर क्या आपको बंसीलाल जी की लालच दिया गया सरकार, था चौटाला की तरफ से कि आप भी सीएम हो सकते हैं? हाँ, चौटाला जी और भजनलाल जी भी जिंदा थे, उन्होंने आपको लालच हमसे दिया कि आप धर्म CM ईमान बन उठा करके वादे किए थे कि आपको सीएम भी बनाना हम तो बनेंगे नहीं, जो बंसीलाल जी की पार्टी से अलग होकर के आएंगे CM उसे बनाए। उनमें से बनाना है। तो 22 विधायकों ने मुझे अपना नेता माना था और 24 विधायकों ने चौटाला जी को अपना नेता माना था। कांग्रेस के विधायक उन दिनों कम थे। यही बात कहीं ना कहीं चौटाला जी को छुप गई। तो चौटाला जी को तो ये बहुत ही बुरा लगा ना कि भाई एक मामूली से इलाके से एक मामूली सा आदमी और आपके सामने मुख्यमंत्री का दावेदार बनना चाहता है। तो उन्होंने जब बाकी सभी विधायक लोकदल के अंदर शामिल हुए, मैं अकेला था। नरेंद्र मोदी जी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे। उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि भाई आप हरियाणा में बीजेपी में आप आइए, हम आपकी इज्जत करेंगे और आपको टिकट भी देंगे और आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है। मैंने नरेंद्र मोदी जी को बताया भी था कि चौटाला जी ने मेरे से ही कहा है कि भाई देखो, आप बीजेपी में ना जाना, कहीं भी जा सकते हैं, हम आपको टिकट नहीं लेने देंगे। मैं वही ना लेने देना, मैं बीजेपी में ही जाऊँगा। गए भी आप? मैं बीजेपी में गया और याद है कि आपको वाजपेयी जी की रैली में नरेंद्र मोदी जी ने मुझे शामिल कराया और वही हुआ। थोड़े दिनों के बाद चौटाला जी के दबाव में आकर के उन्होंने मेरे से कहा कि भाई हम आपको टिकट नहीं दे पाएंगे। तो नहीं दे पाएंगे तो यानी हम बीजेपी नहीं तो दलाल साहब इनेलो के दबाव में आ गई थी उस वक्त। हाँ, सरेआम सारा हरियाणा जानता है। और वो भी नरेंद्र मोदी के रहते नरेंद्र हुए, जो आज मोदी देश जी, के हाँ, जो आज प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वादा किया था मेरे से और मेरे से जो वादा हुआ उसे सारा हरियाणा जानता है। आपसे जो वादा हुआ वो तब नरेंद्र मोदी पूरा नहीं कर पाए। पाए। किसी कीमत पे नहीं कर आपको लगता है पाए। सर? और अब जो देश के साथ उन्होंने इतने सारे वादे किए अच्छे दिनों के, आपको लगता है कि ये वादे पूरे होंगे? क्योंकि वादों का एक शख्स आज 14 के चक्रव्यूह में बैठा है, व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी का वादा वो देख चुका है अपने साथ। देखिए, मेरा अपना राजनीतिक तजर्बा है, नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े आदमी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, राजनीति में इतनी बड़ी बड़ी बातें एक व्यक्ति विशेष को कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमारा काम है कि हम एक ईमानदारी से अनुशासन को कायम करें, निष्ठा से जो जिम्मेवारी मिली है हम उसे करें। लेकिन अगर हम जादूगर बनने का साहस करें, हमें कहें कि हम ही पूरे देश को एक आदमी बदल देगा, वो बिल्कुल असंभव है। नरेंद्र मोदी बड़ी बातें करते हैं, इसका मतलब देखिए, जो उन्होंने जिस तरह से अभी तक जो बातें उन्होंने कही हैं, तो वो अभी देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि वो सारी बातें पूरी हो जाएंगी। उन्होंने तो 5 साल का समय मांगा है और देश के जो हालात आज हैं
ये जो बिगड़े हुए हालात हैं, मुल्क को सीधा करने के लिए 5 साल में तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो बड़ी बातें कर रहे हैं वो, इसका मतलब नहीं, जो मतलब बातें उन्होंने कही वो वाकई बहुत ज्यादा ये बड़ी बात तो है। नरेंद्र मोदी भी हाँ, जानते बड़ी होंगे। है। 15 साल वो सत्ता गुजरात में चला चुके हैं, जितनी बड़ी चुनौतियां उन्हें पता है, जी। फिर क्यों ये बड़ी बातें वो कर रहे हैं? अगर आप देखिए, जैसा ये तो नेता, वही आप बता उन्हें एक बड़ा सकते हैं। नेता नहीं, मान रहे हैं, मैं इस वक्त कहाँ देश नेता के हूँ? प्रधानमंत्री हैं, आप ये रियलाइज कर सकते हैं कि राजनीति में बड़ी बातें, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, तो फिर नरेंद्र मोदी ये क्यों बोल रहे हैं? अब देखिए, उसका जवाब तो आपको आज देखना होगा कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर आज भी फायरिंग है, उल्टा पहले से ज्यादा है। आज का अखबार कहता है कि जितने 77 से अब तक की हुई फायरिंग में 71 से अब जो बॉर्डर पे फायरिंग है वो पहले से ज्यादा है। चाइना की घुसपैठ अभी भी जारी है, महंगाई आज भी नहीं रुकने पा रही है। तो इसमें मैं क्या, आप और सारा देश क्या कहेगा? जी, एक सवाल अमित जी मैं ने, एक उससे और पहले सवाल- हम चूंकि हाँ। गुमान का जिक्र किया था, नहीं, दलाल एक साहब चीज ने। और पूछा, एक आरोप लगता है और ऐसी चर्चा भी रही जब लोकसभा के चुनाव आए और उस वक्त 2014 के, कि आप जिसको रुष्ट थे एक तरीके से, भडाना को टिकट मिल गया था और कहीं ना कहीं आपके मन में भी आया बीजेपी ज्वाइन करने का, आपने प्रयास भी किया क्योंकि आपके पुराने संबंध रहे हैं मोदी जी से, यही सवाल करना चाहता हूँ। आपके पुराने संबंध रहे हैं और आपने खुद भी एक तरीके से इच्छा जाहिर की कि अगर भडाना को टिकट मिला है या कांग्रेस में आपको उतनी इज्जत नहीं मिल पा रही है तो भारतीय जनता पार्टी में जाया जाए, जैसा अमूमन बाकी बड़े नेता भी आपके कर रहे हैं। पुराने दोस्त भी रहे हैं। देखिए, ये जो मुद्दा बना, ये इसलिए ज्यादा बना क्योंकि मैं भडाना जी का कट्टर विरोधी था और सरेआम था, छुपा हुआ नहीं था। तो उस वक्त एक ऐसा माहौल नजर आ रहा था, आम आदमी ये मानता था भाई करण को चाहे बीजेपी में जाना पड़े ये जाएगा और इसके मुकाबले पर ये चुनाव लड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ना हमारी बीजेपी से कभी कोई बात हुई, आपने बात भी नहीं की? नहीं, ना हमने कोई बात की, या बीजेपी वालों ने आपसे संपर्क किया हो? क्योंकि उनके लिए भी था कि कोई एक सक्षम आदमी उनको मिल जाए। नहीं, जो बातें जिस गंभीरता से होनी चाहिए वो कभी भी नहीं थी। हाँ, लेकिन एक भडाना जी को हराने का मुद्दा, वो डिस्कशन हमेशा होता था, तो उसमें तो मैं बिल्कुल यानी फिर अवतार सिंह भडाना का यह आरोप अपनी जगह पूरी तरह सही है कि मुझे साजिश के तहत हरवाया साजिश गया, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही मुझे हरवाया और बाकायदा 14 के चक्रव्यूह में ही वो ये बात कह चुके हैं। किस अंदाज में कही आपको दिखाते हैं, हम चाहेंगे अपने दर्शकों को कि वो दिखाया जाए कि जब 14 का चक्रव्यूह में अवतार सिंह भडाना थे तो वो कैसे करण सिंह दलाल को लेकर हमला बोल रहे थे, जरा देखिए। मैं कहूंगा कि हुड्डा का भतीजा, हुड्डा का समधी, हुड्डा का दामाद और कृष्ण पाल, विपिल गोयल, इन्होंने हजारों करोड़ के सीएलओ किए। मैंने 2 साल पहले हुड्डा को लिख के कहा, सोनिया जी को बताया, और ये बीजेपी के साथ और उस कृष्ण पाल के साथ आज भी जग जाहिर है। इनकी अंडरस्टैंडिंग कल भी थी और आज भी है। दलाल साहब, जो बात आप कह रहे हैं वही भाषा उधर से है। जी। आप कह रहे हैं कि वो उलूल जुलूल बातों में फंसे रहे, आप कह रहे हैं ओछी राजनीति, आपने भी शिकायत की, आला कमान ने बात नहीं सुनी। ठीक वही भाषा और कुछ वैसे ही आरोप वो आप पर लगा रहे हैं बाकायदा कि सीएलयू में फंसे रहे, मैंने शिकायत की लेकिन नहीं सुनी। कृष्ण पाल को भी जोड़ रहे हैं आप? देखिए, जो भडाना जी का जो ये तरीका है बात करने का, वो इसलिए गलत है। साजिश उसे कहते हैं जो साजिश सामने से ना करके पीछे से की जाए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो भडाना साहब के पहले भी विरोध में था, मैं आज भी विरोध में हूँ। जहाँ तक ये सीएम साहब के लिए कहते हैं वो गलत कहते हैं। सीएम साहब ऐसे आदमी नहीं है। सीएम साहब भडाना जी को टिकट दिलवाने वाले सीएम साहब थे, अगर उनकी साजिश होती तो इसको टिकट ही नहीं मिलना था। सीएम साहब और उनकी पार्टी के जो लोग थे वो भडाना जी के साथ था, मैं अकेला उनके खिलाफ था। हाँ, ये सही है, मैंने सीएम साहब को भी कह दिया था, मैंने इनको भी कह दिया था, मैंने अपने इलाके में कह दिया बात। था। और ये कह रहे थे सर, इसमें कह रहे थे प्रदेश में सिर्फ हुड्डा कांग्रेस रह गई है। कांग्रेस में जो विरोधी थे हुड्डा जी के, वो सब चले गए हैं छोड़ छोड़ के। चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, चाहे अवतार सिंह भडाना है, चाहे राविंदरजीत सिंह हैं, जितेंद्र मलिक हैं, उधर से राजकुमार वाल्मीकि हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। वो सब छोड़कर जा चुके हैं। क्या आपको सचमुच में लगता है कि अब सिर्फ हुड्डा कांग्रेस प्रदेश में बची है? और अगर इतने विकास के काम हुए हैं, और ऐसा भी कहा जाता है दलाल साहब कि हुड्डा सरकार में सिर्फ कांग्रेस के ही लोगों ने नहीं, विपक्षी लोगों ने भी खूब मौज उड़ाई है। हाँ, ये भी ऐसा भी कहा जाता। जब ऐसा व्यक्तित्व, उसको क्यों छोड़ेगा कोई? क्यों छोड़ रहे हैं इतने लोग? आप एक चीज बताइए, विकास भी किया है और
सरल व्यक्तित्व भी हैं, कोई विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करते, ऐसा भी कहा जाता है। इसके बावजूद ये इसके बावजूद और विरोधियों ने भी, आपके ही पार्टी के आदमी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, उन्होंने भी मौज उड़ाई है। और जबकि इस तजुर्बा सरकार में। जैसा कह रहे थे कि जहां रहते हैं वहीं रहना चाहिए, आप तो कह भी रहे थे। जी जी आपका उसमें तजुर्बा तो यही है। तो फिर ऐसा क्या कारण है? इसमें- और आप तो दावा भी कर रहे हैं कि तीसरी बार सरकार आने वाली है, फिर क्यों छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं लोग? ये अमित जी, जो हरियाणा है, हरियाणा की राजनीति इसलिए ज़्यादा बदनाम है कि यहाँ अब कोई भी पार्टी आप उठा करके देख लीजिए, उस पार्टी में जो भी लीडर्स हैं, विधायक हैं, मिनिस्टर्स हैं, या अभी जैसे पार्लियामेंट में भी जो हमारे कई भाई हमारी पार्टी से दूसरी पार्टियों से गए हैं, तो हरियाणा के अंदर आपको ये बातें हमेशा दिखाई देंगी। हमारी बंसीलाल जी की सरकार बनी थी, तब भी कांग्रेस और इधर के लोग छोड़ के हमारे साथ आए थे, फिर हमारे वाले छोड़ के उधर दूसरी तरफ गए थे। आज बीजेपी का, इसलिए गए थे। तो इसमें ये बीच में थम गया था, ये बीच उनकी में। निजी 10 साल से- 10 साल से थमा हुआ 12 है। साल से नहीं था सर। ये निजी सोच है और अब उनके अपने स्वार्थ होंगे। लेकिन हम ये बात चलो कहें तो ये हो सकता है कि लोग कहें भी सीएम साहब के हम रिश्तेदार हैं या उस पार्टी से हैं, लेकिन जैसा बर्ताव मुख्यमंत्री जी का रहा है इस हरियाणा के अंदर, हमने भी हरियाणा की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है। 20-25 साल का अनुभव। एक इतनी भलमनसाहत और इंसानियत और शराफत से जो इन्होंने अपना बर्ताव रखा है, ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री दलाल रख साहब, नहीं सकता। अमित जी का बिल्कुल यही सवाल है कि सब कुछ है, इसके बावजूद बड़े नेता छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे क्या हैं? और पार्टी इस पर दूसरा- चिंतन करती है, मनन करती है? आयाराम गयाराम की राजनीति नहीं, अपनी जगह है, एक लेकिन चीज बताइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो स्वभाव आप कमजोर हो बता रहे रहे हैं। अगर एक एक करके ऐसे लोग छोड़ेंगे इसके तो बावजूद परिवार भी- तो बिखर रहा है। ये परिवार बिखरेगा तो कमजोर कमजोर हो रहे होगा, हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो देखिए, टांग खींचने जो वाले थे हुड्डा सब चले जी गए, की अच्छा हुआ। नेतृत्व में या यकीन- ये हुआ कि अच्छा हुआ? जो टांग खींच रहे थे सब चले गए, अब तो हम अपने ये हिसाब से बल्कि पार्टी उनका चलाएंगे। अच्छा हुआ है। देखिए, अगर वो हुड्डा जी को पसंद जड़ नहीं काटने करते वाले थे सब चले गए, अब वो आपकी छोड़ के चले गए, तो उनके लिए भी अच्छा है और मुख्यमंत्री जी के लिए भी अच्छा है कि भाई आप अब जड़ अपनी काटने वाला नीतियों के कोई नहीं मुताबिक है। आप चलते ये उस रहिए। लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन क्या चुनावी लिहाज से भी अच्छा है? क्या फिर हैट्रिक लगाने का आपका सपना पूरा होगा? परसेप्शन तो बिगड़ता क्योंकि है। जो भी गए हैं, थोड़ा या ज्यादा उनका अपना कुछ जनाधार तो रहा ही होगा। वो कल तक तो कांग्रेस पार्टी को ताकत दे ही रहे थे, आज वो ताकत उन्होंने वहां से छीन ली है, तब फिर आप कैसे हैट्रिक लगाएंगे? परसेप्शन भी बिगड़ता है ना, भाई उसका ये भी छोड़ सवाल के तो जा एक- रहा है, ये भी छोड़ के जा रहा उसका है। सवाल एक हो सकता है कि जनाधार तो रहा ही होगा। वो कल तक तो कांग्रेस पार्टी को ताकत दे ही रहे थे, आज वो ताकत उन्होंने वहां से छीन ली है, तब फिर आप कैसे हैट्रिक लगाएंगे? परसेप्शन भी बिगड़ता है ना, भाई उसका ये भी सवाल छोड़ के तो जा एक- रहा है, ये भी छोड़ के जा उसका रहा है। सवाल एक हो सकता है कि इतने लोगों के जाने के बावजूद आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज भी वो हुड्डा जी के सामने मुख्यमंत्री पद का दावेदार पेश नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं, वो तो इतने ये कह रहे हैं लोगों कि के हमारे यहाँ कई नेता उभर गए हैं जिनका कद इतना बड़ा, ये नहीं, तो सवाल कम हम से कम पूछते हैं भारतीय जनता बीजेपी पार्टी के में तो नेताओं 10 से। इस वही कहते तरीके हैं के कि कल तक दावेदार आप ही हैं। लोग कहते थे आज हमारे पास 7 तो इतने MP नेता हो हुए। गए, नाम रखना और उसके चाहिए। अलावा 7-8 और हो गए। मुख्यमंत्री जी का नाम उनको तय करना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी की ये मांग भी है, हरियाणा के लोगों की भी ये मांग है कि पहले ही जैसे उन्होंने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री पहले नियुक्त किया, उन्होंने चौहान जी को मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में वसुंधरा जी को किया, तो आज हरियाणा की भी ये मांग है। और अगर लोगों का ये मानना है हुड्डा जी आज कमजोर होते जा रहे हैं, पार्टी के नेता हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो ये तो अच्छा मौका है हमारी इस कमजोरी का लाभ उठा करके कम से कम वो अपने नेता का नाम तय करें। नहीं, आपको क्या लगता है क्यों नाम तय नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वहां अभी बीजेपी के अंदर जो ये एक जो हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसी नौबत हरियाणा के अंदर नहीं है। क्योंकि आम आदमी मानता है कि भाई सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अच्छा इंसान हरियाणा के अंदर अभी कोई हुआ नहीं, सामने कोई कैंडिडेट नहीं है सीएम का। तो जब तक रेल का इंजन नहीं होगा ये डब्बों को कैसे जोड़ेंगे? सर, राजनीति से अलग अगर देखें, आपको 20-25 साल का तजुर्बा है, बहुत नजदीक से हरियाणा की राजनीति को देखते रहे। कांग्रेस के नेता के तौर पे नहीं पूछ रहा मैं, एक जो आपका अनुभव रहा है, मैं वो जानना चाहता हूँ कि मुकाबला किससे है? इनेलो से है या फिर वाकई में बीजेपी इतनी मजबूत हो गई है कि बीजेपी से मुकाबला होने जा रहा है कांग्रेस का? देखिए, इनेलो ने बड़ी भारी उनसे भूल हुई है। मैं तो ये समझ नहीं पाता हूँ कि इतने जो पार्टी को इतने वहाँ भी सब तरह के लीडर हैं, इन्होंने जो लिस्ट अपनी डिक्लेयर की और जो इनकी पार्टी में जब से ये राजनीति में चौधरी देवीलाल जी का परिवार आया है, इतने बड़े स्तर पर पार्टी के नेताओं ने इनकी पार्टी को कभी नहीं छोड़ा। आज उनका छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कार्यकर्ता ही उनका विरोध कर रहा है। तो आज हर रोज जो राजनीतिक जो विशेषज्ञ समझते हैं, मानते हैं, उनका मानना ये है कि चौटाला जी की पार्टी बहुत तेजी से नीचे आ रही है। और जो कांग्रेस का लोकसभा के अंदर जो ग्राफ कम था और जिस तरीके से उत्तराखंड और अभी कर्नाटक, आपका मध्य प्रदेश
आपका बिहार, ये जो चुनाव विधानसभा के बाई इलेक्शंस के नतीजे आए हैं, उससे आज हरियाणा के जो कांग्रेस के लोग हैं और जो आम आदमी हैं, वो इस बात से उनका विश्वास बढ़ा है कि लोकसभा में जो हुआ सो हुआ, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। दो नहीं, बातें तो सर इसमें आपने इसमें एक आपने मैं हल्ला राजीव, की। जी, इसमें मैं एक चीज मैं स्लिप कर जाऊंगा फिर। अगर ऐसा है तो बिहार का जैसे अगर आप उदाहरण लें तो वहाँ एक गठबंधन बना, महागठबंधन जिसको कहा, जिसमें कांग्रेस मतलब धुर विरोधी एक दूसरे के, नीतीश लालू एक मंच पर नीतीश आए। लालू एक मंच पे, मोदी को रोकने के लिए या भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। तो क्या यही स्थिति हरियाणा में बन सकती है? क्योंकि जी, अब बन तो सकती है। आज ये खबर भी है कि हज का बीजेपी का गठबंधन देखिए, टूट गया। हज का और बीजेपी का जो गठबंधन का टूटना है, ये उनका अपना एक मुद्दा है। हालांकि राजनीति के अंदर एक साख होती है, और वो मैं मेरे लिए भी कह रहा हूँ, औरों के लिए भी कह रहा हूँ कि राजनीतिक साख को खराब नहीं करना चाहिए। आपने कोई बात कही है, आप अपनी बात पर कायम रहें, या आपने कोई बात कही ना होती तो इसका भी एक बड़ा भारी हरियाणा की राजनीति में एक नया तमाशा होगा कि जो गठबंधन की दुहाई दे करके ये लोग पिछले दिनों हरियाणा की लोकसभा में इन्होंने चुनाव लड़ा, जी, और वही गठबंधन जो एक दूसरे को नेता कहते थे, आज एक दूसरे के सामने खड़े होकर के एक दूसरे के साथ बर्ताव भी ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ये हरियाणा की उस साख को, जो अभी थोड़ी देर पहले आप हमसे बात कर रहे थे कि आज वो उसे छोड़ के भाग रहा है, अब हरियाणा में ज़रूरत है कि पार्टियों में नीतियों के आधार पर हम नेताओं को वहाँ बसाएं और उनको इस तरह से खड़ा करें जिससे नौबत ना आए। वरना तो लोगों के सामने आज आप कुछ कहते हैं, कल आप कुछ कहते हैं, तो वो बात खराब होती है। दो बातें सर आपने कही। एक तो आप लोकसभा चुनाव का जिक्र आपने किया, हम ये जानना चाहते हैं करण सिंह दलाल साहब से, चूंकि 2-2.5 महीना अब हो गया है, 3 महीना हो गया है, क्या चिंतन मनन आप लोगों ने जो किया उसमें क्या निकला? रेल का इंजन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, अभी आप कह रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो रेल का इंजन क्यों नहीं चला? क्या वहां गाड़ी डिरेल हो गई? अगर हो गई तो क्यों हो गई? एक। और दूसरा, आपने कहा कि बीजेपी का जितना हवा दिखाई देता है उतना हवा हरियाणा में है नहीं। क्यों नहीं है? वो तो बार बार ये दावा करते हैं कि हमने 52 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की है, हमारी लहर चल रही है, नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा हमारे पास है और हम हरियाणा में वो करके दिखाएंगे जो अभी तक नहीं हुआ। हम और अपने दिख दम भी पर रहा है। सरकार बनाएंगे। भाई आप आज देखें, हर एक कांग्रेस राजनीतिक के दल पास से जो लोग छोड़ रहे हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। आपका अभी शक्ति जी परसेप्शन की बात कर रहे थे, अगर परसेप्शन किसी का बन रहा है तो सिर्फ बीजेपी का बन रहा है। आवेदन की ही बात कर लें तो वहां 9,000 10,000 लोग अभी तक आवेदन भर चुके हैं, आपके मात्र 1300। ये आंकड़ा पिछली बार आपके पास था। 8,000 लोगों ने आवेदन किए थे, अब 1212 रह गए। देखिए, ये जो हरियाणा की जो ये बदनामी जो हुई है, मैं उसी के बारे में आपसे कह रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले लोग, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों से वाकिफ हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म के नाम पर उनकी सोच है, जो उनका संगठन है अलग अलग, क्या उन मुद्दों पर ये कभी खड़े हो पाएंगे? इन दोनों के लिए अच्छा नहीं है, जाने वालों के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। इन्हें आज सत्ता कायम करने से पहले अपनी सोच कायम करने की बात करनी चाहिए। सत्ता मिले या ना मिले, हमें अपने इरादों से, अपनी कही हुई बातों से पीछे नहीं हटना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए या हरियाणा के लोगों के कहीं तो एक बात नजर आए। दूसरा, जो आपने कहा, कोई पहली दफा तो ये सत्ता की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। 12 साल भारतीय जनता पार्टी, चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी मिलकर के हरियाणा में इनका राज रहा है। इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपके साथ भी थे, हमारे साथ भी थे और उनके साथ भी थे। तो ये अगर तब इन्होंने कुछ किया हो तो ये बताएं। नहीं, आपने हवा का जिक्र किया, ये हवा क्यों बनाया जा रहा है? कौन बना रहा है इस हवे को, और क्या इस हवे के जरिए सत्ता तक पहुंचा जा सकता है? देखिए, सत्ता का जहां तक सवाल है, सत्ता तो उनको भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई है, और उस सत्ता का जो असर आज 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, तो पहले तो उन्हें ये बताना होगा मुल्क के लोगों को कि हरियाणा के लोग देश के लोगों की तरह उनके ऊपर कैसे यकीन वो बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने देश को कांग्रेस मुक्त किया है, अब हरियाणा की बारी है, हमें हरियाणा को कांग्रेस मुक्त करना है। ये बाकायदा हर सार्वजनिक भाषण में बीजेपी के नेता कह रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और रही महंगाई की बात, बेरोजगारी बढ़ी है। नहीं, महंगाई को लेकर वो कहते हैं कि अभी उतना वक्त नहीं हुआ है, थोड़ा और वक्त दीजिए, आप हमारे काम का जल्दी आकलन कर रहे हैं। आपने तो लगभग 50 से 60 साल राज किया है कांग्रेस ने, तो उनका कहना है कि जहां 60 साल वहां आप 60 दिन में हिसाब मांग रहे हैं। 60 साल का हिसाब तो खैर जनता ने बता ही दिया इस बारी, पर उस तरीके से
मुझे ये पूछना है दलाल साहब आपसे, चलिए ये सारी बातें तो राष्ट्रीय स्तर की और प्रदेश स्तर की होगी, चलिए हम आपके क्षेत्र की बात करते हैं जी। जहाँ से आप रिप्रेजेंट करते आए हैं और इस बार ही शायद आप वहाँ से चुनाव भी लड़ेंगे जी। और पलवल का वैसा विकास क्यों नहीं हो पाया? पलवल हमेशा राजनीतिक तौर पे गरीब क्यों रहा? वहाँ के लोग जरूर मेहनती होंगे, वहाँ के लोगों ने अपने खुद के बल पे अपना स्थान जरूर प्राप्त किया होगा, लेकिन हमेशा से पलवल को राजनीतिक तौर पे एक तरीके से अछूत क्यों माना गया? नहीं, ये जो अमित जी आप बात कह रहे हैं, हमारे विरोधी ये बात कहते हैं, मैं उनका जवाब ये देता हूँ कि पलवल को मेरे विधायक बनने से पहले पलवल के हालात की तुलना कीजिए और जो 25 वर्षों में हमने पलवल को जिला बनाया है, पलवल के अंदर एजुकेशनल हब हमने बनाया है, पलवल शहर को एक शहर का दर्जा दिया, 18-20 पार्क हमने वहाँ बनाए, सीमेंट की सड़कें बनाई, सीवर वहाँ हमने डलवाया, बाईपास हमने बनाया, उसके नाले हमने बनाए। पूरा हरियाणा बारिश में डूबता है, एक अकेला पलवल शहर है जहाँ पानी का नुकसान आबादी के लोगों का नहीं करता। बिजली की कैपेसिटी को हमने ठीक किया है और जो भी एक विधायक के स्तर पर और एक रीजनल लीडर कोई वहाँ अपने इलाके का काम कर सकता है, मैं हरियाणा में किसी भी जिले से आप हमारी तुलना कीजिए, हम रेल के पुल हमने बनाए हैं। मेरा सवाल इससे ठीक है, ये सारे आपने अपने काम गिनाए, ये सारे के सारे। मेरा सवाल ये है कि राजनीतिक तौर पे पलवल की या उस क्षेत्र की ये बदकिस्मती क्यों रही है? आप ही का उदाहरण ले लीजिए, जब जब आप एमएलए बने आप विपक्ष में बैठे लगभग, मैं ठीक कह रहा हूँ? मेरा तथ्य बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल। इस बार भी ऐसा हुआ, इस बारी भी सत्ता आपकी आई, सीएम आपके बने और बनने के साथ साथ प्रदेश को और क्षेत्र को वो लाभ होना चाहिए था, आप उनके रिश्तेदार भी हुए सीएम साहब के, लेकिन आप खुद नहीं जीत पाए। पलवल की हालात की जहाँ तक बात करें तो दलाल साहब आज भी वहाँ जो जिले का जो एक स्तर होना चाहिए, जिला बनवाया आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो स्तर होना चाहिए अभी भी वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई। आज भी घंटों घंटों जाम लगता है वहाँ पे। आज भी जिसको कहते हैं कि जिस तरीके से बाकी जिलों ने तरक्की की उस तरीके से पलवल ने वैसी तरक्की नहीं की। उसका कारण मैं जानना चाहता हूँ, उसका कारण पॉलिटिकल जिसको कहते हैं कि इंस्टेबिलिटी है या राजनीतिक तौर पे पलवल के लोग हमेशा से ठगे से रहे, या ये कारण है, या उनको चंडीगढ़ की विधानसभा में या चंडीगढ़ के जो सत्ता का केंद्र है वहां पे वो रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ वो ठसक नहीं मिली उन लोगों को हमेशा से जो बाकी प्रदेश के बाकी इलाकों को मिली। एक आदि की तुलना बताइए आप कि पलवल की तुलना आप कौन से शहर से करना चाहेंगे? जैसे जहाँ जो जिस विधायक की और वजह से इसी से जुड़ा और हमेशा सीएम जो है हरियाणा का उस प्रदेश उस इलाके का ही क्यों बनता है? देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको बहुत साधन और पार्टी का सपोर्ट उसकी आपको ज़रूरत होती है, और यहाँ पलवल में हम हरियाणा का एक कोना है और मेरे विधायक बनने से पहले पलवल को कोई हरियाणा में इतना जानता भी नहीं था। नहीं, हरियाणा में है भी, ये भी नहीं कोई मानता था कि यूपी में है। हाँ जी, हरियाणा का तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने जितना सफ़र तय किया है और ज़्यादा समय विपक्ष में रहने के बाद, हर आदमी का समय बहुत संघर्ष के बाद ही आपको फल देने की नौबत आती है। जैसे हरियाणा के जो भी लीडर्स हैं उनकी पीढ़ियों से उन्होंने संघर्ष किया और वो बड़े पदों पर पहुंचे। मेरा संघर्ष का समय तो पिछली दफ़ा आना था, और जब मैंने वो तमाम ताकत हरियाणा के ताकत को पलवल के लोगों के लिए वहाँ लगाना था, उस वक्त मैं चुनाव हारा। लेकिन आज चुनाव हारने के बाद भी जो पलवल के अंदर जो हमारी सरकार ने कार्य वहाँ किए हैं वो हरियाणा के दूसरे जिलों के मुकाबले में हम उनसे बेहतर मानते हैं। रहा जाम लगने का सवाल, नहीं, मैं छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण के तो हाँ, ये भी उनमें से एक है, ये भी उनमें से एक है। हमने पलवल जो जिला आज हमारा है वो और जिलों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। आप नाम लीजिए, हम आपको तथ्यों के आधार पर बताएंगे कि हम दूसरे जिलों से बेहतर हैं। और चुनाव हारने के बाद जितना हमारा काम मुख्यमंत्री जी ने किया है उसकी तो मिसाल ही कहीं पूरे हरियाणा के अंदर आपको नहीं मिलेगी। और हम कोई विरोधी भाई हमारे सामने खड़ा होकर के बहस करे, हम गांवों में कितना पैसा हमने दिया, शहर में कितना दिया, कितने वहां पर हमने ये सरकार के जो जैसे मिसाल के तौर पर हमारा जो सचिवालय एमएलए नहीं रहे उसके बावजूद भी आपने मिसाल दी जाती है। सुभाष चौधरी ऑन रिकॉर्ड जब आप पर आरोप लगाते हैं तो वो ये कहते हैं कि करण सिंह दलाल की इतनी ठसक है कि एसपी भी उन्हें सैल्यूट मारने उनके घर पर जाता है।
ये उनका ऑन रिकॉर्ड आरोप है। और उनका ये भी आरोप है कि अगर विकास हुआ है तो पलवल का नहीं हुआ, सिर्फ वो तो करण सिंह दलाल दलाल का परिवार का हुआ है और किसी का विकास नहीं हुआ। देखिए, ये तो हमारा इलाका अच्छी तरह से जानता है कि भगवान की कृपा हमारे परिवार पर, जब हम विधायक नहीं थे तब भी हमारे उस इलाके में हमारे परिवार का एक नाम माना जाता है, ये तो इलाके के लोग जानते हैं। दूसरा सवाल ये है कि एसपी का मेरे घर पर आना, अब मान लीजिए मुख्यमंत्री मेरे घर पर खाना खाने आते हैं तो एसपी क्या, वहां तो आईजी भी खड़ा होगा आके, इसमें मेरा क्या कसूर होते, व्यवस्था का सवाल है, प्रोटोकॉल का सवाल है, वहां तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं रोज नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं एसपी है। करण सिंह दलाल के दरवाजे पर जाते हैं, उदाहरण के सैल्यूट तौर मारते पे हैं। एसपी के साथ साथ जो भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी कुछ दिन वो पहले एमएलए बहस में जब हमने को आपको नहीं फोन मानता कर लिया, इनेलो के प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे थे, सुभाष चौधरी की बात को आगे बढ़ा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ठेके पर ले रखा है करण सिंह दलाल ने, पत्ता भी नहीं हिलता करण सिंह दलाल की मर्जी के बगैर, जबकि वो विधायक नहीं है। मैंने उस दिन भी और आप तो ये कह रहे हैं कि हार से मेरा गुमान टूटा है। यहां तो जो स्थिति दिखाई दे रही है उससे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा गुमान में करण सिंह दलाल है। नहीं, गुमान होता है कि आप अगर अच्छे काम कर सकते हैं, आप लोगों के काम आ सकते हैं, आप लोगों के मुसीबतों में उनके साथ आप खड़े हों, तो इस बात का गुमान हमें, जो ये मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाते हैं, पलवल यूपी और राजस्थान के बॉर्डर को दो तरफ से टच करता है हमारा जिला, और वहाँ गलत काम करने वालों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। अगर किसी ने गलत कार्य किया है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, उसमें पुलिस मुकदमे दर्ज करती है। हाँ, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते से उस दिन भी मैंने कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, हम विधायक रहे ना रहे, बने या ना बने, लेकिन पलवल के अंदर अगर कोई भी गलत हरकत होगी, कोई भी शरीफ या गरीब आदमी के साथ अन्याय करने की कोशिश करेगा तो हम उसका मुकाबला करेंगे। ठीक है, आप मुकदमे दर्ज करने की बात कह रहे हैं। आपने शुरुआत में कहा कि मैं अपना धर्म निभाता हूं। विधानसभा में भी मैंने इस बात की कतई परवाह नहीं की कि मैं सत्ता में हूं या विपक्ष में हूं, मैंने अपना धर्म निभाने की कोशिश की। आंकड़े आपके सामने हैं। आरोप ये लगता है 302, 307 शराब तस्करी, जुआ खेलने के झूठे मुकदमे आपने दर्ज करवाए हैं 1000 लोगों पर। यह आंकड़ा बताया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है, क्या है सच? आप इनकी एफआईआर नंबर मंगाइए। 1000 तो छोड़िए, अगर ये 100 भी साबित कर दें तो मैं इस्तीफा दूंगा राजनीति से। फिर ऐसा 1000 तो बहुत बात, फिर ऐसा प्रचारित क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि इनके पास मेरे खिलाफ बोलने का और कोई मुद्दा ही नहीं। विकास हमने चुनाव हारने के बाद हमने कराया, अपने इलाके की पूरी देखभाल की, इलाके को हार का एहसास नहीं होने दिया, तो उनको घबराहट है। दलाल साहब, उनका आरोप तो ये है, आपने किया, आपने उनको तो करने देते नहीं, आप नहीं, उनको करने ही नहीं देते आप ये मतलब फिर काहे के विधायक है? मैं तो मुख्यमंत्रियों की परवाह नहीं करता था। आज हमारा जो पलवल का विधायक है, उसमें अगर हिम्मत होती तो मेरे खिलाफ जुलूस निकालता। क्यों नहीं उसने जुलूस निकाले आज तक? मैं तो मुख्यमंत्रियों को सबक सिखाता था। आज जो पलवल का विधायक हरियाणा की राजनीति में इतना तहलका मचाने का दम रखता था, आज पलवल का विधायक इतना कमजोर है कि जो एमएलए भी नहीं, और वो कहता है कि ये तो यहाँ अपनी मनमानी करता है, मुकदमे बनवाता है, तो फिर वो जुलूस क्यों नहीं निकालता मेरे खिलाफ? उन्हें जुलूस निकालना चाहिए। हाँ, उन्हें निकालना चाहिए, तभी तो पता चलता है ना। आज तक उन्होंने कोई जुलूस निकाला हो? उन्होंने आज तक उन लोगों को सड़कों पर उतारा हो जिनके साथ हमने ज्यादती की है? एक और आरोप आप पर लगता है, 135 के एमपी का मामला है, 2009 में किलोमीटर का मामला है, 2009 में ये पूरा होना था। अभी नितिन गडकरी साहब पहुंचे, अभी उसका वो सब कुछ हुआ, आप विकास की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं पूरा हुआ सर अब तक? ये बिल्कुल आरोप जो हमारे ऊपर सही उतरेगा कि ये वाकई इसमें जो ये केएमपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना थी हमारे इलाके के लिए ही नहीं, पूरे हरियाणा के को लिए। इफेक्ट हाँ, करती, पूरे इलाके। इसमें भी हमारी बदकिस्मती, मैं इसे कहूँगा, ये चौटाला जी के राज में इस ठेकेदार को ठेका दिया गया था। ये हमारे राज का दिया हुआ ठेका नहीं है। हुड्डा जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले ये ठेका, इस ठेकेदार डीएस कंस्ट्रक्शंस को सारे रूल्स को वायलेट करके, जिसका रिकॉर्ड है हमारे पास, इस कंपनी को चौटाला जी ठेका देकर के चले गए। ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये सारा काम हो रहा है, राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये एक हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और हमारे जिले के किसी भी विधायक ने ये आंदोलन क्यों नहीं चलाया? मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं। अगर मैं विपक्ष में होता तो मैं इतना दम रखता हूं कि वहां नाको छने चबा देता कि वे क्यों नहीं हो रहा। जो हमारे विपक्ष के विधायक हैं, जो इस तरह के पीछे से आरोप लगाते हैं, इन्होंने क्यों नहीं लोगों को इकट्ठा करके धरने जुलूस प्रदर्शन किए कि भाई क्यों नहीं बन रहा है?
क्योंकि ये चौटाला जी की पार्टी का ही दिया हुआ ठेका था, वो बोल ही नहीं सकते, आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। दलाल साहब समय थोड़ा कम है, हम चाहेंगे कि बिल्कुल कट टू कट सवाल जवाब हो। प्रदेश चुनाव में है इस वक्त, इंडियन नेशनल लोकदल का दावा यह है कि इस बार हर कीमत पर वो सत्ता में पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव में भी उन लोगों ने प्रचार किया कि जैसे ही हम जीतेंगे जेल के दरवाजे टूटेंगे, चौटाला साहब बाहर आएंगे। अभी भी वो न्याय यात्रा की बात कह रहे हैं, कल भी उनके प्रवक्ता न्याय युद्ध की बात कह रहे थे। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता तक पहुंचने की ताकत रखती है? पहले तो उन्हें अपना मुख्यमंत्री तय करना चाहिए, जैसे हम बीजेपी के लिए वो बार-बार कह चुके हैं, ओम प्रकाश चौटाला हमारे मुख्यमंत्री वो कैसे बनेंगे? अभी तो वो सजा याफ्ता उनके प्रवक्ता ने ये कहा कि जेल में शपथ लेंगे वो, अगर ले नहीं सकते, उनके हमारा विधायक आते हैं, कानून इजाजत नहीं देता, ये तो कानून की तौहीन है। आज जो हमारे देश का संविधान है, आज उसके मुताबिक चौटाला जी, अगर इनकी सरकार बनती भी है तो चौटाला जी तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ऐसे कैसे बनेंगे? अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का कानून आ चुका है, आप सदस्य ही नहीं बन सकते, आप सीएम कैसे बनेंगे? आज वो मुख्यमंत्री बनने के लिए वो अपने पार्टी नहीं, परिवार को उससे बचाने में लगे हुए हैं। जो उनका परिवार की जो राजनीति समाप्ति की तरफ चल पड़ी है, वो पार्टी से भी ज्यादा अपने परिवार की इस हैसियत को बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए अनाप शनाप बातें करते हैं, वरना आज के दिन उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इस बार करण सिंह दलाल, आपका अगर आपको टिकट मिलता है तो आपका मुकाबला किससे होने वाला है, इनेलो से या बीजेपी से? पलवल और बीच में अवतार सिंह भड़ाना भी कह रहे थे कि भड़ाना, अगर और क्या इस बात का डर आपको नहीं है कि जैसे आपने अवतार सिंह भड़ाना को चुनाव हरवाया, चूंकि वो आपको पसंद नहीं थे, उनकी भाषा उनकी शैली पसंद नहीं थी, क्या अब वही काम अवतार सिंह भड़ाना आपके लिए नहीं करेंगे? आधिकारिक तौर पर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये प्रचारित किया जाता रहा कि वो पलवल से ताल ठोंक रहे हैं, ताल ठोंकना चाहते हैं, चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। दलाल साहब ने भी आजकल भी बयान दिया है। मैं आज भी ये बात कहना चाहता हूं और भड़ाना जी से निवेदन करना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो अब वो चौटाला जी की पार्टी में है। चौटाला जी भी हमारे घोर दुश्मन अपने आप को मानते हैं, तो अब अगर भड़ाना जी में हिम्मत है तो मेरे सामने खुद ही चुनाव लड़ें। और दूसरा जो आपने कहा अमित जी कि मुकाबला वहां किससे होगा, अगर मुकाबला उम्मीदवारों का होना हो तो मैं अपनी ताकत के दम पे कह सकता हूं कि मैं किसको पटक नहीं मार सकता हूं। मुकाबला पब्लिक के बीच में होना है, और हरियाणा की जो पब्लिक है, आज हमारे पलवल के लोगों ने महसूस किया है, हमने उनके सामने एक मुद्दा रखा है, अभी आपने विधायक बनाना है, नेता बनाना है। मैं हरियाणा की विधानसभा में बतौर विधायक कभी नहीं रहा, मैं एक नेता की हैसियत से वहां रहा। मैंने अकेले पलवल नहीं, मैंने हरियाणा के मुद्दे उठाए, हरियाणा की राजनीति में जो मिसालें मैंने कायम की, मैं तो अपनी बातों पर कायम हूं कि हमें इस प्रदेश के अंदर जो भी विधायक बनने का सपना रखते हैं, सांसद बनने का सपना रखते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत। पलवल में सर मुकाबला लोकदल से है या बीजेपी से होने जा रहा है इस बार? देखिए, अभी माहौल रोज बदलता है, कई कहते हैं तिकोना होगा मुकाबला, कोई कहता है बीजेपी से होगा, लेकिन निश्चित तौर पर चौटाला। दलाल साहब, बीजेपी सत्ता में पहुंच रही है कि नहीं? बीजेपी तो पहले ही सत्ता में है भारत में। हरियाणा की बात कर रहे हैं? नहीं, हरियाणा वो ये कह रहे हैं कि जो हमने केंद्र में किया वही हम हरियाणा में करने जा रहे हैं। आपका तजुर्बा क्या बता रहा है? देखिए, मैं पब्लिक से बड़ा नहीं हूं, मैं तो अपनी बात कह सकता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन आए दिनों बिना सोचे समझे और इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी में भर्ती कर रही है। आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव 14 के चक्रों में कह रहे थे कि सारा माल जो है कांग्रेस का है, बीजेपी बोर्ड ही बोर्ड बस बीजेपी का रह गया है, माल भीतर जो है वो कांग्रेस का भरा हुआ। हाँ, या मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं होगी, और उनकी यही कमजोरी। नहीं, आपके लिए तो अच्छी बात है, आपकी नहीं सरकार आती तो आपके दूसरे साथी सरकार में रही तो कांग्रेस की ही सरकार रही तो नहीं तो आपके ही साथी। चौटाला जी से भी हमारी मुद्दों की लड़ाई थी, हमारी निजी लड़ाई, तो उनसे कोई नहीं। बस एक आखिरी सवाल दलाल साहब, इस बार की चुनौती कितनी मुश्किल है भी या नहीं पलवल में दलाल साहब के पिछले चुनावों की अपेक्षा? देखिए, अब एक दफा हारने के बाद मेरे मन में अब हारने जीतने का मुद्दा नहीं है। मुद्दा मेरा है कि मैं जैसा हूं मैं तो वैसा ही रहूंगा। मैंने पब्लिक के लिए जहां जैसा हूं मैंने भला करना है, और जैसा भी हूं मैंने बुरे और जो गलत लोग हैं उनका मुकाबला करना है। रहा सवाल हारने जीतने को, तो पब्लिक ने देखना है, मैंने थोड़ी करना है। ठीक है, बहुत धन्यवाद करण सिंह दलाल साहब 14 का चक्रव्यूह में आने के लिए और तमाम तीखे सवालों के बेलाग जवाब देने के लिए। करण सिंह दलाल ये मान रहे हैं कि चुनाव जनता जिताती है, जनता की अदालत में वो जाएंगे और फिर जो भी फैसला होगा वो उन्हें स्वीकार होगा। 14 का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं। थोड़ी देर में हम फिर हाजिर हो रहे हैं।